Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG and CUET PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG का पेपर जो आपका कल 20th मार्च को हुआ है, उसका पेपर एनालिसिस हम करेंगे। आप सबको पता है कि ये पेपर CBT मोड में होता है, तो उस केस में हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होता है। ये जो एनालिसिस होता है ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड होता है, तो उसमें जिन भी स्टूडेंट से हमारी बात हुई है उसको कंसिडर करते हुए मैं आज CUET के पेपर का एनालिसिस करूंगी, या एक तरह से कह सकते हैं एक डिस्कशन हम करेंगे कि ओवरऑल किस तरह का पेपर आपका आया था। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, CLAT PG 2025 ओपन स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट आपका 24 मार्च को होने वाला है। 4 बजे आपका ये पेपर होगा। यहाँ पर आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। टेस्ट के बाद डिटेल पेपर एनालिसिस किया जाएगा एंड आपको अपनी AIR रैंक भी पता चलेगी। करना क्या है, इस QR कोड को स्कैन करिए, अपनी डिटेल्स को फिलअप करिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप दे सकते हैं, जिसके बाद आपको स्कॉलरशिप एक बेहतरीन मिल सकती है। यू कैन किक स्टार्ट योर CLAT PG प्रिपरेशन विद अनअकैडमी, जहां पर आपको 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल सकता है सब्सक्रिप्शन पे। आप CLAT PG का 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको 3 महीने उस पर फ्री मिलेंगे। ये ऑफर आपका वैलिड है 24 मार्च तक। डेट नोट कर लीजिए, 24 मार्च तक आपका ये वैलिड है एंड इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा विच इज MSING10। ये कोड आप यूज करोगे तो आपको 6 मंथ्स पर 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अचीवर्स बैच 2.0 हमारा ऑलरेडी चल रहा है, एक नया बैच भी हम लेके आने वाले हैं CLAT PG 2025 एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच को परचेज करने में तो आप इसके बेनिफिट जान लेते हैं कि एक्सेस यहाँ पे आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस के मिलेगा। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, इन क्लास PDF भी प्रोवाइड करी जाती है। करना क्या है, अगेन आपको ये कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए। CLAT PG प्लस प्रोग्राम आप हमारा कोई सा भी ज्वाइन करोगे, यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विजेस भी करवाए जाते हैं एजुकेटर्स के द्वारा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, इन क्लास PDF मिलती है, डेली केस एनालिसिस होता है, केस लॉस का डिटेल डिस्कशन होता है, साथ ही साथ आपको इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। कॉन्स्टेशिप की सीरीज में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती हूँ, जो स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस होती हैं। QR कोड को स्कैन करके आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस आपको मिल जाएंगी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, प्रॉपर्टी लॉ, टॉर्ट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे अपने कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो LLM से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के केस लॉज भी मिल जाएंगे CLAT PG के पर्सपेक्टिव से, तो आप जाके चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थर्सडे और फ्राइडे को ये हमारी क्लास होती है 7 बजे शाम को। QR कोड ये रहा टेलीग्राम चैनल का। अगर अभी तक आपने इसको स्कैन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया इस चैनल को, तो स्कैन करिए, ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी रिगार्डिंग लाइव सेशंस एंड यूट्यूब सेशंस। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज पेपर एनालिसिस, या कह सकते हो पेपर डिस्कशन है CUET पेपर का। अब मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पर दूंगी। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मैं बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन के साथ कह रही हूँ, बिकॉज द थिंग इज कि यहाँ पे हर स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव अलग होता है। ठीक है, सबसे पहली बात जो है, ये पेपर का जो एक डिसएडवांटेज होता है वो होता है CBT मोड। अब क्योंकि ये CBT है तो क्वेश्चंस इसमें आपके कैसे हैं भाई, मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, अब मेमोरी बेस्ड में क्या है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत टूटा फूटा याद आता है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सही से नहीं बता सकते कि कैसे क्या पूछा गया था। साथ ही साथ CBT के वजह से ये भी होता है कि थोड़ा सा हमारे ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, आईज पे थोड़ा हेडेक होता है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है लगातार कंप्यूटर पे देखने की वजह से। एंड ये भी होता ही है कि पेपर और पेन वाला जो आपका होता है उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चंस याद रहते हैं एज कंपैरिजन टू ऑनलाइन वाले में। तो इसका अंतर है कि जिस वजह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बच्चे नहीं बता पाते कैसा आया था। अब हुआ क्या कि अगर मैं बात करूं ओवरऑल पेपर कैसा आया था, वेदर इट वाज इजी, वेदर इट वाज मॉडरेट या डिफिकल्ट, तो है क्या कि बहुत कम परसेंटेज है जो इजी बोल रहा है, बहुत ही कम परसेंटेज है, मिनिमम लोग हैं जो बोल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लोगों ने डिफिकल्ट भी बोला है, लोगों ने मॉडरेट भी बोला है। मेजॉरिटी का जो ओपिनियन है वो आपका ये है कि द पेपर वॉज डिफिकल्ट टू मॉडरेट। ठीक है,
डिफिकल्ट से मॉडरेट था। अब डिफिकल्ट इन द पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या क्वेश्चन टफ आए थे? नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं आए थे। बच्चों का कहना है कि ऑप्शंस की जो फ्रेमिंग थी वो इस प्रकार की थी कि दो ऑप्शंस बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाते थे, लेकिन दो ऑप्शंस जो होते थे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से वो सही आंसर तक पहुंच नहीं पा रहे थे। कहने का सेंस ये है कि क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो इजी था, लेकिन ऑप्शन जैसे बनाया, अब उसमें उन्होंने सीक्वेंस बेस्ड बहुत क्वेश्चंस पूछे। अब आपको एनटीए का एग्जाम पैटर्न अगर पता होगा, यूजीसी नेट का कभी आप अगर पेपर देखोगे तो आपको वहां पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, आपको सीक्वेंसिंग मिलेगा, आपको मैच द फॉलोइंग, ये तीन आपको बहुत मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। 4 प्रकार के क्वेश्चन एनटीए बनाता है। लेकिन एक चीज जो यहाँ इस बार नहीं हुई है, जो बच्चों के लिए अच्छी बात थी, दैट वाज कि असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं थे। असर्शन रीजन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सही आंसर तक पहुंचना। बच्चों ने कहा कि ये क्वेश्चंस नहीं आए थे असर्शन रीजन वाले। हाँ, सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा थी एंड मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा था। अब इन दोनों पे अगर मैं बात करूं तो मैच द फॉलोइंग तो इजी हो जाता है, लेकिन सीक्वेंसिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सीक्वेंसिंग में ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, केस लॉस पूछते हैं और ईयर रख देते हैं। अब ईयर याद करना, फिर अब 4 केस में हो सकता है बच्चे ने 2 ही केसेस पढ़ रखे हो, 2 केस उसको पता नहीं है, या 2 केसेस की केस उसको ईयर नहीं पता है, तो ऐसे में डिफिकल्ट हो जाता है सीक्वेंस में लगाना। मैच में क्या होता है कि अगर आपको 1-2 का आंसर पता चल गया तो थोड़ा इजी हो जाता है सही आंसर तक पहुंचना, लेकिन सीक्वेंसिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पर डिफिकल्ट इस पर्सपेक्टिव से हो गया कि आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे थे स्टूडेंट्स, उनको डिफिकल्टी हुई। और मॉडरेट इसलिए मैं कह सकती हूँ, मॉडरेट शायद उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने बहुत अच्छे से लग के तैयारी करी थी, जिन्होंने पिछली बार भी सीयूईटी का पेपर दिया होगा, एक आइडिया लग गया होगा उनको कि पेपर कैसा आता है, तो उनके लिए हम कह सकते हैं मॉडरेट, जिन्होंने अच्छा खासा अटेम्प्ट भी किया होगा। बट हमेशा एनालिसिस ओवरऑल होता है, मेजॉरिटी पे होता है, माइनॉरिटी पे कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ बात कर लेती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चंस आपके देख सकते हो कि पहले वो तो माइनर और मेजर की अगर मैं बात करूं कि माइनर लॉस से कैसे थे क्वेश्चन और मेजर लॉस से कैसे थे, तो माइनर लॉस से काफी अच्छा खासा सिलेबस पूछा गया था। माइनर लॉस से 5-10% नहीं पूछा गया था, 25-30% आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर दैट कंप्राइज्ड ऑफ माइनर लॉस। एंड माइनर लॉज में भी अच्छे खासे, ऐसे वाले नहीं है कि जो माइनर लॉज में इंटरेस्ट होता है, जैसे विमेन एंड चिल्ड्रेन। अब विमेन चिल्ड्रेन में क्या है कि कॉमन सेंस यूज करके भी आंसर दिया जा सकता है, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा था, या कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी डाउरी के बारे में पढ़ा होगा, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप जान रहे हो, ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता है, अलग अलग एक्ट्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, तो कॉमन सेंस यूज करके किया जा सकता है। लेकिन विमेन चिल्ड्रेन से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। तो ऐसा नहीं था कि जितना इनका सिलेबस है, सीयूईटी का सिलेबस तो बहुत लेंदी है, लेकिन इन्होंने पूरे सिलेबस में से हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे थे। वही काम किया कि मेजर में 3-4 क्वेश्चन, जो मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस इतना लेंदी है कि हर एक सब्जेक्ट से 3-4 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं, तो मेजर वाले में इन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे हर एक सब्जेक्ट से। एंड जो माइनर पे गए तो माइनर में वो वाले सब्जेक्ट जो बच्चों को नहीं पसंद होते हैं, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, सेबी का था, बैंकिंग रेगुलेशंस था, लिमिटेशन एक्ट हुआ, इन सब से काफी क्वेश्चंस पूछे गए। तो अब इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, फिर उसके बाद एक बार बताऊंगी मैं आपको कि क्या चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका लिमिटेशन एक्ट पे क्वेश्चन जो मैंने भी सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन कि सेक्शन 5 किस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, इस पर आया था। आरटीआई एक्ट की अगर बात करूं, अगेन ये माइनर है, उसमें पूछा गया कि पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉट गिविंग इन्फो व्हेन कॉल्ड, जब बुलाया जाएगा इंफॉर्मेशन के लिए तो अगर नहीं कोई पर्सन जाता है तो उस केस में पनिशमेंट क्या होगी आरटीआई एक्ट के अंडर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से आपका क्वेश्चन आया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी पनिशमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन आया था, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आया था ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके कि दिस इज रिलेटेड टू विच पर्सन, ठीक है।
दिस इज रिलेटेड टू विच पर्सन, नेपोलियन, कोक, मॉन्टेस्की, ये सब ऑप्शन में दे रखे थे। देन आपका सेक्शन 17 आया था, इनकम टैक्स का किस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में एक चीज देखी गई कि 3 क्वेश्चंस यहाँ पर लगभग आपसे पूछे गए थे, ओवरऑल 2 से 3 क्वेश्चंस थे, और उसमें सेक्शन बेस पूछा गया जो अगेन डिफिकल्ट है। तो सेक्शन 17 इनकम टैक्स का किस पे अप्लाई होता है। देन सीपीसी से आपके क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 आए थे, ठीक है, अगेन, एंड उसमें एक क्वेश्चन आपका सेट ऑफ से रिलेटेड था, सेट ऑफ से रिलेटेड सीपीसी पे था। देन टीपीए पे आया था, टीपीए डील्स विद, अच्छा टीपीए के बारे में सुनने में ये आया है कि जो ऑप्शन थे वो गलत थे, है ना, ऑप्शंस वर रॉन्ग, ये भी सुनने में आया है कि कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस वर रॉन्ग। देन उसके बाद विक्टिमोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी से दोनों से एक ही तरह का शायद क्वेश्चन पूछा गया था। अब मुझे यही बच्चे ने बताया है कि हु कॉइन्ड द टर्म क्रिमिनोलॉजी, हु कॉइन्ड द टर्म विक्टिमोलॉजी, सेम क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद एक पोस्ट डिसीजनल हियरिंग पे था, ये अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है जो आपका नेचुरल जस्टिस में आ जाएगा। पोस्ट डिसीजनल हियरिंग पे था कि किस केस पे पोस्ट डिसीजनल हियरिंग अप्लाई नहीं होता है। फिर आपका टॉर्ट पे क्वेश्चन जो आए थे, टॉर्ट में आपका मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन था और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपका केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज रख दिए थे और एक तरफ आपका लिखा था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक तरफ आपका नेग्लिजेंस था, एक आपका डैमनम साइन इंजूरिया था एंड दूसरी तरफ केस लॉज थे एंड आपको उससे मैच करना था। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था। फिर रेस नलियस क्या होता है ना, रेस नलियस क्या होता है ये पूछा गया था, RES है ये। उसके बाद CRPC और IPC से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे एकदम, ठीक। एंड अगेन कितने क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चंस थे। जूरिस्प्रूडेंस से कैसा आया था, तो जूरिस्प्रूडेंस में यही आया था डिफाइन करने को, डिफाइन करने के लिए था फिलोसोफर्स वगैरह की डेफिनेशन एंड बहुत इजी था। जूरिस्प्रूडेंस अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके लिए जूरिस्प्रूडेंस सिंपल रहा होगा। ईजमेंट से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला, IPR से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। देन इनकम टैक्स एक्ट मैंने आपको बता दिया, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, असर्शन रीजनिंग आया ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए थे, लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड, जिसमें मुझे स्टूडेंट्स ने नाम भी बता दिया। लैंडमार्क जजमेंट आपका कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस था। देन आपका मोरी बीबी धर्मोदास केस, घोष का केस था। देन उसके बाद आपका ये खानबुल वाला केस है, उससे रिलेटेड, मतलब लैंडमार्क जजमेंट जो हमने पढ़ रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट में उसी से रिलेटेड आया था। सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चंस थे ही, मैंने ऑलरेडी बताया। जूरिस्प्रूडेंस और PIL दोनों पे अनएक्सपेक्टेडली इजी आ गया था, अनएक्सपेक्टेडली इजी था, मतलब स्टूडेंट्स वर थिंकिंग कि हाँ ये टफ आएंगे, इससे क्वेश्चंस काफी आएंगे, लेकिन बहुत क्वेश्चंस नहीं थे और कंपैरेटिवली इजी आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले एंड वो इजी भी बहुत थे। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत सिंपल आए थे। आप UGC नेट का भी पेपर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हमेशा इजी रहते हैं। कॉम्पिटिशन लॉ से क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले थे, कॉम्पिटिशन लॉ से। देन उसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आया था, सेबी से आया था, बैंकिंग रेगुलेशन से आया था, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट, मतलब जो आप शायद पढ़ोगे भी नहीं, इग्नोर मार दोगे, वैसे क्वेश्चंस आए थे। देन CPC से मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन सेट ऑफ का था, 2 ही 3 क्वेश्चंस थे बस, विमेन चाइल्ड से आया नहीं था। जनरली स्टूडेंट्स का कहना ये था कि 4 ऑप्शन में से 2 हम बहुत जल्दी एलिमिनेट कर लेते थे, लेकिन 2 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ये हो गया क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब बहुत ज्यादा तो स्टूडेंट्स को भी याद नहीं रहता है, मेमोरी बेस्ड पे इतना ही मुझे पता चल पाया है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अटेम्प्ट, एक गुड अटेम्प्ट क्या होगा, ठीक है, अगर मैं कहूं एक गुड अटेम्प्ट आपका क्या रहा होगा, तो अगेन मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स ने 60 अराउंड क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो एक गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 55 से 60, ठीक। 55 से 60 एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। ऐसा भी होगा, ऑब्वियसली होगा कि 60 प्लस भी लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि आप गलत उसमें कैसे कर रहे हो। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चन, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। अब आप खुद सोचो, अगर आप 55-60 करके आए हो, 70 भी करके आए हो, तो 70 में अगर आपके 20-30 गलत हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत नीचे आ जाएगा। तो 55 से 60 का मतलब है कि आपके इसमें गलत बहुत कम होने चाहिए।
गुड अटेम्प्ट आपका ये माना जाएगा। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ तो कभी भी देखो नीचे जाने की बात होती ही नहीं है। कट ऑफ एक ऐसी चीज आज के डेट में हर एग्जाम में हो गई है ना कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा है कि कट ऑफ सब में हाई जा रही है। तो कट ऑफ अराउंड वही बात है कि ड्यू वगैरह की अगर हम बात करें, ड्यू हो गया आपका, बीएचयू हो गया, तो इनके लिए आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। हाई इन द सेंस आप 180 से 200 के बीच में कट ऑफ मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम, ये कट ऑफ नहीं बोल रही हूँ, ये मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। हाँ 160 वगैरह के करीब कट ऑफ आप समझ सकते हो ड्यू बीएचयू के लिए। बट वही है कि 200 प्लस भी कब चला जाए, मतलब स्टूडेंट्स स्कोर कर ही रहे होंगे, लेकिन अगेन हम लोग मेजोरिटी लेके चलते हैं, तो मेजोरिटी के केस में 160 से 180 के आसपास अगर आप हो तो ड्यू बीएचयू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगेन मैं बहुत ही ज्यादा इसको फॉर्मली नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ पेपर कैसा आया है और स्टूडेंट्स अपना मार्क्स जैसा बता रहे हैं उनका बन रहा है वो है। अल्टीमेटली आपको भी पता है कि जब पेपर आएगा, जब आपका आंसर की आएगी, तो जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, जब आप टैली करोगे उस वक्त कुछ क्वेश्चंस चैलेंज भी किए जाएंगे। अब जैसा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऑप्शंस गलत है कई क्वेश्चन में, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका कैंसिल हो जाएगा, उसका नंबर सबको मिल जाएगा जिसने अटेम्प्ट किया है। अब ऐसे में क्या होगा कि जब आप टैली करोगे तो टैली करने के बाद आपको सही स्टेटस अपना मालूम पड़ेगा कि मैंने एक्चुअल में मुझे कितना लग रहा था और अब मेरा कितना आ रहा है। क्योंकि ये पेन पेपर तो है नहीं तुरंत आपने टैली कर लिया, आप मेमोरी बेस पे आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इतना सही हुआ होगा, और आप जितना टैली अभी कर पा रहे होंगे आंसर्स वगैरह आपको याद होंगे वो। तो इसलिए बहुत ही ऐसे फॉर्मली अभी भी मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बस मोटा मोटा आपको बता रही हूँ कि इतना जा सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट की बात करूं तो अभी आपका 28 तारीख तक तो एग्जाम है। ठीक है, 20 से स्टार्ट हुआ है आपका 28 तक, मतलब आपके अभी एग्जाम्स 20 को ये हुआ है, अभी 28 तक आपके पेपर चलेंगे और 28 के बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन 28 के बाद भी बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बहुत जल्दी भी एक्सपेक्ट करोगे तो मिड ऑफ अप्रैल, बहुत अगर जल्दी कहोगे ठीक है तो मिड ऑफ अप्रैल, उससे पहले तो आपका नहीं आने वाला है। और मिड ऑफ अप्रैल में आपकी आएगी आंसर की। आंसर की के बाद आपको क्या प्रोसेस होता है, चैलेंज करने का प्रोसेस होता है कि आपको अगर चैलेंज कोई क्वेश्चन करना है तो उस चैलेंज पे 200 रुपीज, अब पिछली बार तो यही था, बढ़ा दें अलग बात है, 200 रुपए पर क्वेश्चन आपको चैलेंज करना होता है और आप चैलेंज कर सकते हैं। आपको इसके लिए मिलता है 3 से 4 दिन का समय। ठीक है, ये आपको समय मिलता है, विंडो ओपन रहती है 3 या 4 या 2-3 दिन, आप जैसा भी मान लो, अप्रोक्सीमेटली 3 डेज का। एंड उसके करने के बाद फिर आपको आती है फाइनल आंसर की। जब फाइनल आंसर की आती है तो वो आती है रिजल्ट के साथ, फाइनल आंसर की प्लस रिजल्ट साथ में आता है। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना है। लेकिन जब एक बार आंसर की आपकी टैली हो जाएगी तो उसके बाद हम पोल क्रिएट करेंगे, एंड पोल क्रिएट करेंगे, मेक श्योर कि आप उसमें जरूर बताएं कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, जिसके बेसिस पे कट ऑफ का वीडियो बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। साथ ही साथ हम सीवीटी पीजी के लिए और आपकी अपडेट्स जो नोटिफिकेशंस आती रहेंगी उससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। आई होप मैंने ऑनेस्ट वीडियो एक दिया होगा, क्योंकि मैंने डेफिनेटली, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि पेपर बहुत इजी या पेपर बहुत टफ था। पेपर वाज लाइक डिफिकल्ट टू मॉडरेट, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब हर स्टूडेंट्स की अपनी खुद की पर्सपेक्टिव होती है, तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि एक को इजी लगेगा तो अगले को डिफिकल्ट लगेगा, ये तो ऑब्वियस मैटर है ही। ठीक है, बट हमेशा एक जैसा सबके लिए नहीं होता है, तो इस चीज को समझो एंड परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अटेम्प्ट कम भी किए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपको सीयूईटी के थ्रू लेना है। अदरवाइज क्लैट पीजी का ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप क्लैट पीजी की तैयारी कर सकते हो, दिसंबर में होता है और अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है क्लैट पीजी के लिए, तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए। और साथ ही साथ और भी एलएलएम एग्जाम्स होते हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप अवेयर रहो कि कौन कौन से एलएलएम के एग्जाम्स होते हैं। हाँ, सीयूईटी आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन ये भी समझिए कि इसमें कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। आपका स्कोर जितना भी बन रहा हो सकता है आपने अटेम्प्ट कम किया हो लेकिन आपका सॉलिड अटेम्प्ट रहा हो, है ना, हो सकता है 45 किया हो, 50 किया हो, लेकिन आपके उतने नंबर सही हैं। हो सकता है किसी ने 60-65 किया है लेकिन उसके 30 क्वेश्चन गलत ही हो गए, तो ये मैटर नहीं करता। अभी आप लोगों की बातें मत सुनो, आपने अपना काम कर दिया है, अब आप एकदम रिलैक्स रहो। ठीक है, आप बस नोटिफिकेशंस देखते रहिए, अपडेट चेक करते रहिए रिजल्ट वगैरह के बारे में। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब उसके बाद आप सोचना शुरू करना कि अब मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ और मेरे क्या चांसेस हैं
सिलेक्शन के मुझे कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल सकता है। तो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस इससे रिलेटेड आती रहेंगी। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा गाइज लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्होंने भी CUET PG का एग्जाम दिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।